अगर आपका व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या ईमेल बिना आपकी परमिशन के कोई भी चेक करे तो आपको बिल्कुल नागवार गुजरता है। लेकिन भारत में ऐसा होने जा रहा था 1986 में। इस तस्वीर में जो पीछे टाई सूट बूट में भाई साहब दिख रहे हैं, ये हैं श्री राजीव गांधी, जो 1986 में भारत के पीएम थे और एक इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल लेके आए, जिसको संसद में पास कर दिया था। सिर्फ जो ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे उस समय के, जो आपकी स्क्रीन पे हैं सरदार जी, इन्होंने अपनी पावर को यूज़ करते हुए उस बिल को रोक दिया। इस शेर जैसा जिगरा दिखाने वाले राष्ट्रपति ने आपका राइट टू प्राइवेसी बचाया, क्योंकि इस कानून के द्वारा आपके खतों को, पार्सल्स को गवर्नमेंट आपसे बिना पूछे खोल के पढ़ सकती थी, देख सकती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे ही देश की बात है। इस सारी जानकारी को जानने के लिए बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत पर। जो दोस्त नए हैं, मैं बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है। अब तक 73-74 वीडियोस करीब हो चुकी हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। आज का टॉपिक है दैट इज़ पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 12 द प्रेसिडेंट। अब चलते हैं हम आगे। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ ये जो 3 प्रकार की वीटो पावर्स हैं, ये क्या हैं, राष्ट्रपति की पावर्स, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। और जो दोस्त नए हैं वो प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ज़रूर देखें, सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी सिर्फ 20 मिनट की वीडियो में। इन क्वेश्चंस को आप खुद आंसर कर पाएंगे। नहीं भी देखेंगे तब भी क्वेश्चंस पूरे समझ में आएंगे, बिकॉज मैं एक्सप्लेन करूँगा हर एक क्वेश्चन को। ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 55। हु अमंग अस द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? भारतीय रिपब्लिक का कौन हेड था इनमें से? और ये हमने बहुत बार किया कि इंडियन रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। तो गणतंत्र दिवस की भाई हार्दिक शुभकामनाएं। ये 27 को वीडियो आ रही है, मैं 26 को शूट कर रहा हूँ, सो इसलिए मैं सबको आज की डेट में विश कर रहा हूँ। देखिए, बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे देश में, और अगर आप सच में रिकॉर्डेड सेशन भी देखेंगे जो रिपब्लिक डे का सारा जो दूरदर्शन पे आया परेड एंड उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इवन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रियली। और आप बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे कि दिस इज़ आवर कंट्री, कि इतनी ज़बरदस्त हमारा जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका प्रदर्शन, हमारी कल्चर, हेरिटेज, वो जो अनेकता में एकता की हमारी जो बात है, वो यहाँ पे आप देखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब चलिए, ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर 2013 में। आंसर आपके सामने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति होते हैं, गणतंत्र रिपब्लिक के हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 एंड फर्स्ट वन ऑफ दिस सेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर्स फॉर द रिकंसिडरेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? मतलब कौन सा अमेंडमेंट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है, राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो किसी भी मसले पे बिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए। तो ये था, ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, 39, 40, 42, 44। IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है, डी इज द आंसर। आर्टिकल नंबर 74(1), इसको ध्यान में रख लें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। मैं खुद बताता हूँ कि एग्जाम के लिए कौन सा बार बार रिपीटेड है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। 74(1) है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति अगर चाहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दोबारा से बिल भेज सकते हैं रिकंसिडर अपनी उसको करने के लिए, कि ऐसी एक एडवाइस चाहिए उन्हें। लेकिन अगर एक बार उन्होंने दोबारा से रिकंसिडर करके, चाहे अमेंडमेंट करें चाहे ना करें, वापस भेज दिया, तो राष्ट्रपति को उसे साइन करना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन? राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लोकसभा को, मतलब फिनिश कर सकते हैं एक तरह से। ए, रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी, लोकसभा की रिकमेंडेशन, सी, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, जो कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल का मेन हिस्सा है कैबिनेट, क्या उसके रिकमेंडेशन पे। मैंने बताया था कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, जैसे कि डिफेंस है, ये आपका होम मिनिस्ट्री हो गई, फॉरेन मिनिस्ट्री है, रेलवे है, जो ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, उन मिनिस्टर्स के ग्रुप को मिला के जो एक ग्रुप बनता है उसको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। सो उसकी क्या, उसकी रिकमेंडेशन पे, डी, राज्यसभा की रिकमेंडेशन पे। MPPCS 1999 का क्वेश्चन था, एंड सी इज द आंसर।
According to the Article 82(5)(2)(b), the President may dissolve the House of People on the advice of Council of Ministers, जो कि एडवाइस किस में दी गई है 74(1) में, और डिजॉल्व किसके अंडर कर सकते हैं 85(2)(b) के तहत। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं किसकी सिफारिश पे, दैट इज ए राज्यसभा, बी इलेक्शन कमीशन, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी कैबिनेट। छत्तीसगढ़ PCS 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है, डी कैबिनेट इज द आंसर। अभी अभी हमने किया था रिपीटेड क्वेश्चन। 59, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज समन्ड बाय, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है जिसमें राज्यसभा लोकसभा इकट्ठे सेशन ले रहे हैं, सेशन हो रहा है उनका, तो उसको समन कौन कर सकता है, बाय द प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी पार्लियामेंट, डी चेयरमैन। UPPCS 2012 का क्वेश्चन, ए प्रेसिडेंट इज द आंसर। जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो समन उसको कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। 108, इसको याद रख लें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108, ज्वाइंट सिटिंग को समन करना राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय रिपीटेड क्वेश्चन एंड प्रेसिडेंट इज द आंसर, दैट इज डी। नेक्स्ट इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉल द ज्वाइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर, डी और डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ए प्रेसिडेंट इज द आंसर, ऑलरेडी हमने कर लिया है ज्वाइंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 62, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं 87 नंबर आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को, किस में एड्रेस करते हैं, इन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बी दिया है इन अ ज्वाइंट मीटिंग, देखिए एक एक वर्ड का फर्क है, सिटिंग मीटिंग। सी में दिया गया है ज्वाइंट सेशन फॉर द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड डी इज द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए RS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन, एंड डी इज द आंसर। आर्टिकल 87 क्या कहता है कि जब दोनों हाउसेज जो हैं वो इकट्ठे हों, जैसे कि ये कब की बात है, इट सेज एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब जब भी हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शंस, उसके बाद जो पहला सत्र है फर्स्ट सेशन, उसका जब स्टार्टिंग होगी, कमेंसमेंट होगी, तो तब राष्ट्रपति जो संबोधन करेंगे, एड्रेस करेंगे, उस टाइम पे इसको माना जाएगा ज्वाइंट सेशन। और दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन, कब, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर एक साल का, हर एक सत्र का। मान लीजिए 5 साल के लिए कोई एक पार्टी है, पहला साल फिनिश हो गया, अब सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो उस साल का जो पहला सेशन होगा तो राष्ट्रपति एक बार संबोधन करेंगे, एड्रेस करेंगे ज्वाइंट सेशन को, जब दोनों एड्रेस किया गया, असेंबल टुगेदर हो। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर फॉर दिस। कोई भी डाउट है भाई कमेंट्स में पूछें, आई विल आंसर, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ए ही इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति ने बोला है कि क्या गलत है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि राष्ट्रपति के रिगार्डिंग क्या चीज़ गलत है। ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्या वो पार्ट है पार्लियामेंट के। बी ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस इन द बोथ हाउसेज, वो मतलब डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सी ही एड्रेसेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज एवरी ईयर। डी ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इन दी सर्टन सिचुएशंस, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं कुछ सर्टन सिचुएशंस में, और वो आपने पढ़ा था आर्टिकल 123 के तहत 1, 2, 3, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे अध्यादेश लगा दें जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। UPPCS 2010 का क्वेश्चन एंड बी इज द आंसर, कि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पार्ट का, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। सी हमने किया था कि ज्वाइंट मीटिंग हर एक साल जब भी पहला सेशन होगा तो एड्रेस करेंगे। डी मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे भी आंसर में है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, ये भी ध्यान रख लीजिए आर्टिकल 79 को। आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 ऑन योर स्क्रीन। द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो इज रिलेटेड टू। अब आ गया आपका वो मसालेदार इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन कि भाई राजीव गांधी जी ने ऐसा क्या किया और ज्ञानी जैल सिंह जी ने शेर जैसा जिगरा दिखाया और आपके हक के लिए खड़े हो गए। द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड पावर ऑफ वीटो, वीटो की पावर को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया। लेट्स सी, द हिंदू कोड बिल आया, बी द पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल,
पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट एसोसिएशन यूनियन, ये वाला हिस्सा था जिसमें कुछ ये जींद, नाभा, पटियाला, ये इधर की कुछ बेल्ट थी। सारा एग्जैक्टली मैप के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, इन शॉर्ट एक आइडिया देने के लिए कि वो वाला जो बिल आया था। और सी था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, जिसकी हमने आज अभी स्टार्टिंग में बात की। डी द डॉरी प्रोहिबिशन, IS प्री 1993 का क्वेश्चन, एंड आंसर इज सी। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अप्लाइड की थी एब्सोल्यूट वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओवर द पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल 1954। एब्सोल्यूट वीटो को उनकी काउंसिल की एडवाइस पे ये किया गया ऐसा। Whereas President Gyani Jail Singh exercised a pocket veto in the Indian Post Office Amendment Bill 1986. Pocket veto can be regarded as the veto power used by President on his discretion. बाकी तो फिर भी एडवाइस लेके करेंगे काउंसिल मिनिस्टर से। पॉकेट वेटो एक ऐसी है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिप्शन से, अपनी बुद्धि के हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। एंड सी इज़ द आंसर। अभी क्या था मसला, लेट्स सी। ये देखिए भाई, ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वेटो स्टॉप्स द बिल 1986। ठीक है जी, ज्ञानी जी ने पॉकेट में डाल दिया वेटो, पॉकेट पे लिखा हो पॉकेट वेटो। क्या यही पॉकेट वेटो है कि आप किसी बिल को पॉकेट में डाल लें? और किस बिल को डाल सकते हैं? क्या कोई भी बिल को डाल सकते हैं ऐसा? अब इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। पीछे राजीव गांधी जी हैरान हैं, और ऊपर देखिए वो ख़तों के ऊपर ऐसे स्कैनर, उसको पढ़ने की तैयारी की जा रही थी आपके ख़तों को। तो आई होप पिक्चर से आधी चीज़ क्लियर होगी और थोड़ी मज़ेदार भी लगी होगी। अब हम पढ़ते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में। अब देखिए इसके बारे में मैं बोलूँ आपको, ये चलिए कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह 1916 से लेके 1994 तक रहे। 1916 में पैदा हुए, 1994 में एक्सपायर हुए। भारत के 7वें राष्ट्रपति थे 1982 से लेके 1987, ये इनका कार्यकाल रहा। और जन्म कब हुआ था? 5 मई 1916 को, संधवा विलेज, पंजाब। ये मैंने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी रखी है आपकी, मसालेदार इन्फॉर्मेशन मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और उसके बाद देखिए रिलीजन जो था इनका सिखिज़म, तो टाइटल इनको जो ज्ञानी मिला, ये रिलीजियस स्कॉलर थे। धर्म के बारे में, ग्रंथों की इनको बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत पढ़ते थे उन्हें। फ्रीडम फाइटर थे, सिख रिफॉर्मर थे, और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब के 1972 से लेकर 1977 तक। कि एक ऐसे CM जो पंजाब के, मतलब एक ऐसे इंसान जो पंजाब के CM रहे और भारत के राष्ट्रपति भी बने, और यूनियन होम मिनिस्टर भी रहे हैं भाई 1980 से 1982 तक। और प्रेसिडेंट थे इंडिया के जब ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत में चला 1984 में, जब सिख राइट्स हुए, दंगे हुए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हरमिंदर साहिब में जो भी लोग उस टाइम पे भिंडरावाला एंड ऑल, वो सारे वहाँ पे छुपे हुए थे। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है भाई, इसके ऊपर एक एक लाइन बोलने भी ऐसे लगती है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि वो फ़ौज के अगेंस्ट उस टाइम पे खड़े थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार तब चलाया गया क्योंकि फ़ौज को बोला गया कि हरमिंदर साहब के अंदर आप हथियार लेके नहीं आ सकते, दरबार साहिब जिसको बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल आप लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आप हथियार लेके नहीं जा सकते। लेकिन सीढ़ियों के नीचे सुरंग बना रखी थी, तो वहाँ से जब वो खुद वेपन लेके बैठे हुए थे, तो फौजियों के पैरों में से सीधी गोली सर में से निकली। और तब इंदिरा गांधी ने ये ऑर्डर दिया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की फ़ौज वहाँ पे एंटर करे, अटैक करे और उनको वहाँ से निकाले। सो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था और बहुत बुरा दौर था। और इनको क्या कहा जाता है, और सेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संत की तरह, बिकॉज उनको रिलीजियस रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से पता थे। इनकी जो स्क्रिप्चर्स थे उनकी नॉलेज अच्छी थी। उसके बाद फेमस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट, मतलब संविधान को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लागू ना करने की बजाय उसको थोड़ा सा अपने को दूर रखते थे, उसको रोक के रखते थे। वो कहते थे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉयल नहीं हूँ, मैं PM के लिए लॉयल हूँ। ये इनकी फेमस स्टेटमेंट थी। डाइड PM के लिए, लेकिन जब इंदिरा गांधी के लिए वो काफ़ी लॉयल थे, काफ़ी क्लोज थे, लेकिन श्री राजीव गांधी जी की बारी आई और इन्होंने ऐसे मनमर्जी से लाना चाहा तो वो अगेंस्ट भी खड़े हुए। 1994 में रोड एक्सीडेंट में 25 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई। और ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं पॉकेट वीटो पे, जिससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि भाई ये सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ये चीज़ें क्या हैं। ये आपके सामने एक मैंने डायग्राम बनाया है, इसको देखते हैं। इसको मैं जूम करता हूँ। एब्सोल्यूट वीटो,
पहले एब्सोल्यूट वीटो देखिए, 3 प्रकार के वीटो पावर्स हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो की। टोटल रिजेक्शन, जब कोई बिल भेजा जाए, मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति की कंसेंट के लिए भेजा गया और उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया, इट मीन्स एब्सोल्युटली, अब यहीं से नाम से समझ जाइए, तो एब्सोल्यूट वीटो इसे कहा गया। अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है? प्राइवेट मेंबर्स के बिल हों कोई भी, या बिल्स वेयर द कैबिनेट हैज़ रिजाइंड एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइजेज अगेंस्ट द असेंट। ठीक है, मतलब जब वो बिल पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, अब इस टाइम पे कैबिनेट डिसॉल्व हो गई, रद्द हो गई, अब नई कैबिनेट जब बनी तो वो उस बिल के अगेंस्ट है, तो उस टाइम पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कंट्रोवर्शियल उसमें ना आके। एग्जाम्पल पेप्सू का बिल था जो ये, मैंने बात की 1954 बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्सक्यूज मी। उसके बाद है आगे सस्पेंसिव विटो। सस्पेंसिव विटो में क्या है? रिटर्न्स द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। सस्पेंसिव में बिल को वापस भेजा जाता है, अप्लाइज टू द ऑर्डिनरी बिल्स। ये मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन बिल को पे नहीं लागू हो सकती, ये आम जो भी बिल है वहाँ पे ये ऐसे अप्लाई होती है, उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज दिया। लेकिन अगर दोबारा से पास हो गया, दोबारा से लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, चाहे बिना अमेंडमेंट के, अब राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। और ये है लास्ट वन इज पॉकेट विटो। नो एक्शन टेकन हेल्ड इनडेफिनेटली, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेना। अप्लाइज टू एनी बिल विद नो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट फॉर द एक्शन, कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, मतलब जेब में डाल के भूल गए। ये पोस्ट ऑफिस का बिल जो ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया, मतलब उनके पास आया, उन्होंने उसको पॉकेट वीटो को यूज़ करके पॉकेट में डाल लिया, भूल गए, ना तो उसको पास किया, ना रिजेक्ट किया, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, बस पॉकेट में डाल लिया अनलिमिटेड टाइम के लिए। ये यूएसए में भी ऐसा है पॉकेट विटो राष्ट्रपति के पास, लेकिन उनके पास एक लिमिटेड टाइम है, लाइक 10 डेज़ का टाइम है, तो उसके अंदर अंदर उनको वापस कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपना वर्डिक्ट। यहाँ पे है अनलिमिटेड टाइम के लिए पॉकेट विटो, तो है तो मज़ेदार पावर, लेकिन इतनी आसान नहीं होती जितना आप सोच रहे हैं कि जब दिल किया नहीं पास करने का, पॉकेट में डालो, सैर पे निकल जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहती हैं बीच में, पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, सीट पे भी बने रहना है। अब नोट देखिए नीचे मैंने एक है लिखा इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो हैं आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दी वीटो पोस्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे एग्जम्प्ट होते हैं कि नहीं तो संविधान की उल्लंघना होगी। वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये कहा गया कि कोई भी संवैधानिक बिल है वहाँ पे लागू नहीं होगा। इफ़ द पार्लियामेंट रीसेंट्स द बिल विद और विदाउट अमेंडमेंट, ही हैज टू अप्रूव बिल विदाउट यूजिंग एनी वीटो पावर। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, वो उन्होंने ऑलरेडी सस्पेंसिव वीटो यूज़ कर ली, अब दोबारा वो वीटो का यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर दोबारा से उन्होंने अमेंडमेंट या बिना अमेंडमेंट के मतलब पार्लियामेंट में पास हो गया दोनों हाउसेज में, अब साइन करने ही पड़ेंगे। सो दिस वाज ऑल पॉकेट वीटोज, ज्ञानी जैल सिंह जी का सारा केस, उनके लाइफ के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों कैसी लगी ये सारी मज़ेदार जानकारी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों से ज़रूर बांटें। और आगे चलते हैं अब वापिस हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स एक्सरसाइज्ड द पावर विच इज पॉकेट वीटो इन द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी, कि एक पॉकेट वीटो है, कौन से राष्ट्रपति ने यूज़ की थी। अभी मैंने बताया था कि ज्ञानी जैल सिंह, इसलिए ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्होंने ही यूज़ की है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 का क्वेश्चन। अब हमने सारी डिटेल भी पढ़ ली है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विद होल्ड द हिज असेंट टू एनी बिल पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के जो राष्ट्रपति हैं वो एंजॉय करते हैं पावर को टू विद होल्ड हिज असेंट टू एनी बिल, मतलब अपनी असेंट को होल्ड करके रखें पास बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ए आर्टिकल 63, बी 108, सी 109, डी 111। जी हाँ दोस्तों बताइए, डी इज द आंसर, दैट इज 111 नंबर आर्टिकल है। एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन कि भाई जब भी बिल पास हो जाए दोनों हाउसेज से, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, उनके आगे पेश किया जाए। प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर द ईदर हाउस दैट ईदर ही असेंट्स टू द बिल और विद होल्ड हिज असेंट देयर फ्रॉम, यहाँ तो मंजूरी दे सकते हैं, उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 111 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू विद होल्ड द असेंट टू अ बिल आफ्टर इट हैज़ बीन पास बाय द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। भाई किसके पास पावर है होल्ड रखने की? राष्ट्रपति के पास। बिना ऑप्शंस के 4 ऑप्शंस आपके सामने, राष्ट्रपति, पीएम, स्पीकर और चेयरमैन।
तो इस आपको पता है राष्ट्रपति इज़ द आंसर। यूपीपीसी 2011 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति की क्या है? अपनी मर्जी की पावर्स, अपने ढंग से वो इस्तेमाल कर सके बिना एडवाइस के। 1 इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट। 2 टू रिटर्न अ बिल विद ऑब्जेक्शंस, बिल को वापस भेजना ऑब्जेक्शंस के साथ कि मेरी ऑब्जेक्शंस है इसके ऊपर। टू विद होल्ड अ बिल, उसको होल्ड करके रखना अपने ही पास। 4th टू पार्डन। 5th टू समन जॉइंट सेशंस। एंड 6th टू सेंड द मैसेज टू द पार्लियामेंट। एंड 7 अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। और ये रही ऑप्शंस 4 आपकी स्क्रीन पे। एंड दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। सो दोस्तों बताइए कैसी लगी ये सारी इन्फॉर्मेशन। क्या सेशन अच्छा था? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों से ज़रूर बांटें, चैनल को आगे बढ़ने में थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।